हेलो गाइस, कैसे हैं आप। कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल का जो विषय था हमारा जीडीपी का, उसको और आगे बढ़ाएंगे आज। कल हमने इसके थोड़ा परिभाषा की समझने की कोशिश करी। हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, 2.78 ट्रिलियन डॉलर्स। जीडीपी पर कैपिटा कितना है, यूएस डॉलर्स 2000 ऑन एन एवरेज रफली। और इसके कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज़ की जीडीपी कहाँ है, ये भी हमने कोशिश करी समझने की। और हमारे जो लक्ष्य हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाने की हमारी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है 2025 मार्च तक। तो ये थोड़ा सा हम कल चर्चा कर रहे थे। और इसके बराबर में हमने एक और बात समझी थी कि जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। इसकी डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि एक साल के अंदर हम जो जीडीपी की बात करते हैं, हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, तो एक साल के अंदर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी बड़े स्पष्ट शब्दों में और सादे शब्दों में यही है कि एक साल के अंदर हमारे कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं, वो हमारी कंट्री का जीडीपी है। और अगर इस जीडीपी को हम टोटल जो हम बात कर रहे हैं 2.78 ट्रिलियन डॉलर्स का, इसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन कितना 130 करोड़, तो हमारा रफली जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $2000 पर पर्सन आता है। और इसको बढ़ाने की सभी की इच्छा इसीलिए होती है ताकि जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा तो हमारे को लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा। और इसीलिए हम बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन है, बाहर के कंट्रीज़ को हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जाने की कोशिश करता है। उसका कारण यही है कि बाहर में इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम बेटर है। हम किस तरीके से हमारी जीडीपी को बेटर करें, इसके लिए आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी को बेटर कर सकते हैं। मुख्य तौर पर हम 4 विषय इस बारे में बात करेंगे और हमारी बात को आज इस जीडीपी के विषय को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर अगला सब्जेक्ट पकड़ पाएंगे। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। जीडीपी बढ़े, ये जनता उम्मीद करती है। सरकार का ये दायित्व है कि जीडीपी बढ़नी चाहिए और इसीलिए सरकार काम करती है, क्योंकि हमारा अगर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा तभी जाकर के सभी को एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। जीडीपी किस तरीके से बढ़ सकती है, उसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो है इंक्रीज इन द इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स। फार्मर्स की अगर इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो कंट्री में कम से कम 40% लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड हैं। जो जीडीपी को कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जिन जिन फैक्टर से हमारी जीडीपी बढ़ती है, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर एग्रीकल्चर का है। फिर मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, देन एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज है। ये 4 फैक्टर्स हमने कल भी बात किए थे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड आपके सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स। अभी एग्रीकल्चर पर किस तरीके से हम ज़्यादा ध्यान देंगे और सरकार किस तरीके से ज़्यादा ध्यान देती है, उसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं कि अभी 40% जनता जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट अभी जो इनकम बढ़ाने का पर्पज़ रहता है सरकार का कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। अब सरकार की इनकम कैसे बढ़ेगी, सरकार एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए काफ़ी प्रयास रहते हैं। एग्रीकल्चर में लोन्स
कम रेट पर देते हैं, लोन सस्ते रेट पर देते हैं, ब्याज की सब्सिडी रहती है, देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए भी सब्सिडी रहती है। ये सब सरकार का योगदान है और इसी के चलते बैंकों से जो लोन मिलते हैं, चाहे इंटरेस्ट में हो चाहे कैपिटल सब्सिडी हो, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट जब करती है तो एग्रीकल्चर के जुड़े लोगों की इनकम बढ़े, उसका पर्पज़ यही रहता है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोगों की इनकम बढ़े। अभी इसी के संबंध में आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट 2020 आया। सरकार ने ये कोशिश करी कि किस तरीके से हमारे फार्मर्स अपने हाईएस्ट बिडर को बेटर अपना प्रोड्यूस बेच पाएँ, उसके लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट 2020 आया। हालांकि उसका विरोध भी काफ़ी हुआ, हर एक के अपना अपना समझने की कोशिश है, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो कम्पिटिटिव रेट पर बिके और सरकार उसमें जो कुछ बन पाता है बिचौलिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मिडल मैन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि डायरेक्ट फार्मर को बेटर रेट मिल पाए। और अभी हालांकि इसका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या होगा, फार्म एक्ट लागू होगा या नहीं होगा और उसका फाइनल फेट क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यही सोच है और यही विचार है कि एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया। और अभी अगर हम देखेंगे कि इसके बराबर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड और क्या फ़र्क पड़ते हैं, आप देखें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा, बहुत सारे हम जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी या एक्सपोर्ट्स के लिए भी या सर्विसेज के लिए भी एग्रीकल्चर का मेन योगदान है। इसलिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बेटर हो, कम्पिटिटिव रेट्स हों। रेट्स कम्पिटिटिव फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन इसमें एक और भी बात है कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की ये भी कोशिश रहती है कि आम जनता को जो हमारा ज़रूरत की चीज़ें हैं, आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे उसमें एग्रीकल्चर की से रिलेटेड आइटम्स भी क्यों ना हो, वो कम रेट पर मिले। तो ये एक बैलेंस रखना पड़ता है, एक तरफ किसान है और एक तरफ कंज्यूमर है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की ये कोशिश है कि कम दामों पर चीज़ मिले और फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उसको उचित दाम मिले। और इसी काम का सरकार कोशिश जारी रखती है कि बैलेंस बना रहे, किसान को भी नुकसान ना हो और कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने से कोई ग्रोथ का चांस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जीडीपी अगर बढ़ाना है तो बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, फार्मर्स के लिए इनकम बेटर हो, उनको प्रॉपर प्राइसेज मिले, जैसा कि उसमें एमएसपी भी एक फैक्टर है जो सरकार टाइम टू टाइम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है हर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो ये सरकार की सपोर्ट ही है। अगर कोई आम मंडी में माल नहीं खरीदेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार माल खरीदती है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो सरकार करने की कोशिश करती है। लोन्स में सब्सिडी, इंटरेस्ट में सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये फार्म्स रिफॉर्म्स एक्ट, ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से है ताकि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और हमारी जीडीपी बढ़ सके। एग्रीकल्चर का योगदान काफ़ी है। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर जीडीपी को बढ़ाने के लिए हम यही मानते हैं कि एग्रीकल्चर अगर बढ़ता है उसका साइड इफ़ेक्ट बाकी चीज़ों पर भी आता है। इसलिए एग्रीकल्चर पर अगर ध्यान देते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर होगा, गाँव की जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा और इम्प्रूवमेंट होता भी है, और बाकी चीज़ों का भी, बाकी भी जो हम अभी जैसे हम नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे, दूसरा जो फैक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का है। इनका भी कोरिलेशन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई दोनों ये बातें हैं, कोरिलेशन है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या इनकम बढ़ती है
तो उसका बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो दूसरा फैक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का है, तो उसका असर भी एग्रीकल्चर पर आता है। वो एग्रीकल्चर पर कैसे आएगा? जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, गाँवों की सड़कें बेटर होंगी, आपके ट्रांसपोर्ट बेटर होगा, तो प्रोड्यूस को लाने ले जाने में सुविधा होगी, किसानों तक जो रॉ मटेरियल है जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो आसानी से पहुंचेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट होने से भी एग्रीकल्चर को फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हम उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर की फार्मर्स की इनकम बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयासरत रहती है हमेशा, और उससे जीडीपी बढ़ता है। अभी जो दूसरा फैक्टर है, जो सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर सरकार किस तरीके से करती है? जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेज हैं, पोर्ट्स हैं, इनके नए नए कंस्ट्रक्शंस करती है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपके रॉ मटेरियल जो भी चीज़ें काम आती हैं, जैसे ईंट, बजरी, सीमेंट, स्टील, लेबर, ये सब चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है। तो सरकार अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके ज़रूरत के हिसाब से उसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी मांग बढ़ती है, और उससे जुड़े हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब इनकम बढ़ती है और जीडीपी हमारी बढ़ती है। अभी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए प्रोडक्शन, नए नए आपके इन्वेस्टमेंट आए, ये एक बात है। उसके बराबर में जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी से पूरा करना सरकार की कोशिश रहती है। इसी तरीके से जो हमारे पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, और उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं, सरकार मनरेगा के थ्रू सड़कों की सफाई करवाना, या कि थोड़ा लेबर को काम मिल जाए मनरेगा का। और इसी तरीके से मनरेगा में जो पेमेंट मिलता है, पहले 5-10 साल पहले की बात है कि वो उसके बीच में मिडल मैन होता था। अभी मिडल मैन की बात नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट आता है, डायरेक्ट क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पीपल। तो इससे इसका प्रयास सरकार का यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, डायरेक्ट जो एक्सपोजर जिसका है, जिसने भी काम किया है उसको पूरा पैसा मिले, मिडलमैन बीच में ना हो। और मिडलमैन को तो ख़त्म करने की कोशिश सरकार की एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस में भी है। मिडलमैन कम रहे, इसके लिए जो सही काम करने वाला आदमी है या एग्रीकल्चरिस्ट है उसको बेटर पैसा मिल पाएगा, ये सरकार की कोशिश रहती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, मनरेगा के थ्रू बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आना भी उसी लाइन में एक बहुत बड़ा स्टेप है, और इससे इम्प्रूवमेंट आया भी है। पहले हम बात करते हैं, मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे बीच में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक पेमेंट करते थे। मनरेगा की कंसेप्ट 15-20 साल पुरानी होएगी, और पेमेंट जब करते थे तो उसमें कई बातें आती थी। अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट बैंक के खाते में पैसा आता है, मिडलमैन बीच में नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। इवन टेंडर से भी हैं वो ऑनलाइन होते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। सरकार का प्रयास लगातार चलता है, पर ये पॉइंट हमने जो 2 नंबर पॉइंट डिस्कस किया है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ इन द जीडीपी। जीडीपी के ग्रोथ के लिए सबसे मेन फैक्टर ये 2 ही हैं। उसके बाद में हम इंक्रीज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग बेटर होगा, उसके लिए हम अपनी जो भी हमारे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़े, सरकार की तरफ से उसमें भी सब्सिडी की बात रहती है, इंटरेस्ट सब्सिडी रहती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा, और उससे कंजम्पशन के लिए जनता को चीज़ें भी उपलब्ध होंगी, और उसके बराबर में जो एक सबसे
इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा जीडीपी के बढ़ने में, वो सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग का जो साइडलाइन इफेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग का सर्विसेज पर और एक्सपोर्ट्स पर आता है। और पक्की बात है कि रॉ मटेरियल्स का तो बेनिफिट एग्रीकल्चर को मिलता ही मिलता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो पक्की बात है कि इससे भी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की जनता की जो पॉपुलेशन की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो ये तीसरा फैक्टर हम जो बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का। अभी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से बढ़े, इसके लिए काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, हम कहते हैं कि जो भी हम पैदा करेंगे वो हम लोकल में कंज्यूम कर लेंगे, शायद उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। मेन मुद्दा आज के डिस्कशन का हमारा यही रहेगा। हमने सबसे पहले चर्चा करी एग्रीकल्चर की इनकम को बढ़ाएं, दूसरा सरकार का प्रयास कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। इन सब चीज़ों का नेट रिजल्ट अगर हमारा चौथा फैक्टर काम करेगा, चौथा क्या कि एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेगा तब हमारे को ऑलराउंड ग्रोथ का मौका मिलेगा, और ऑलराउंड ग्रोथ में हमारे को अपने एक्सपोर्ट्स को कंपिटिटिव करना होगा। कंपिटिटिव करना होगा मतलब कम लागत, जो ग्लोबली हमारा प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो पाए। अभी हमारी जो प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि ग्लोबल मार्केट में ऑटोज है, फार्मा है, आपके आईटी सर्विसेज हैं, इस तरीके से जो हमारा जो हम पैदा करके और उसको ग्लोबली कंपिटिटिव मार्केट में दे सकते हैं, उसके लिए हमारे को ज़्यादा एक्सपर्टाइज गेन करना पड़ेगा। अभी आईटी में ठीक है, हमारी इंडिया की बहुत ही जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो आईटी में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए जहाँ तक एक्सपोर्ट फिजिकल एक्सपोर्ट्स का सवाल है, गुड्स का सवाल है, उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ माल बनाना पड़ेगा। और माल कौन सा बनाएंगे जिसमें हमारे को महारत हासिल है। ऑटोज है, केमिकल्स है, आपके फार्मा है, इनमें। और इनमें क्या करने का, अभी एक आपको फिगर बताता हूँ कि ग्लोबली इन चीज़ों का जो हम बात कर रहे हैं, फार्मा या केमिकल्स या ऑटोज, इनका जो ग्लोबल ट्रेड में जो शेयर है वो कुल मिलाकर के मतलब 100 आप देखेंगे कि हमारा जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो सिर्फ 1.5% है। इस ग्लोबल ट्रेड में टोटल कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे हमारा ट्रेड में कितना असर है और ग्लोबल बिजनेस है उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 1.5%, ओनली 1.5% दैट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर कंट्री इन दी ग्लोबल ट्रेड। उसको बढ़ाने के लिए हमारे को अपने अपने सेक्टर्स को आगे बढ़ाना होगा, तब जा कर के हमारा ग्लोबल ट्रेड में बिजनेस भी बढ़ेगा और हमारी टोटल इनकम भी बढ़ेगी। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग को अगर ईजी करना है, जैसे कि हमारी सरकार भी कोशिश करती है कि मेक इन इंडिया, नंबर 1 मेक इन इंडिया के लिए प्रयास करते हैं। उसी तरीके से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी उसमें अगर हम देखेंगे हमारे इंडिया की जो रैंकिंग है वो 142 है। आउट ऑफ 189 कंट्रीज हमारी रैंक जो है 142 है। दैट इज इंडिया इज रैंक्ड फार बिलो। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे को काफ़ी कुछ करना होगा और सरकार कुछ करती भी है, लेकिन हमारा कुल मिलाकर के हमारी रैंक भी बेटर हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसके लिए इंस्पेक्टर राज खत्म हो, ये भी एक प्रयास है। और आगे जैसे जैसे समय आएगा हमारी इनकम बढ़ती जाएगी और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाना है तो हमारे
जो जो सेक्टर्स में हमारे को एक्सपर्टाइज है उसका प्रोडक्शन बढ़े और कम्पिटिटिव मार्केट पर हम आगे माल को दे पाएँ। हमारा जो प्रोडक्शन है वो बाहर ग्लोबल मार्केट में कहीं भी बेटर कंडीशंस में आगे कंपटीशन सहन कर पाए, हमारे प्राइसेस ठीक हों, तभी जाकर के हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा। और अभी हम अगर बात करें तो कल भी हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश से हमारी जीडीपी पर कैपिटा बेटर है। बांग्लादेश की इसलिए बेटर है क्योंकि उनके एक्सपोर्ट से सस्ते हैं। हमारे को अपने एक्सपोर्ट्स पर भी ध्यान देना होगा ताकि वो ग्लोबली compete कर पाएँ। अभी आज हम इस चर्चा को यहीं पूरा करेंगे। हमने कल के जो मैसेज में बात करी थी जीडीपी की डेफिनेशन की, उसके फैक्टर्स की, और आज हमने उसके थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाया कि हम किस तरीके से जीडीपी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 मेन फैक्टर्स की हमने बात करी। सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर इनकम में इंक्रीज। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट जो कि बेटर हो, ज़्यादा हो। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और चौथा, जो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स से अगर एक्सपोर्ट्स हमारे कम्पिटिटिव होंगे तो हमारा टोटल जीडीपी इम्प्रूव होगा। ये 4 चीज़ें हमने आपसे चर्चा करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे और इसके बाद में अगले विषय के लिए हम फिर मिलेंगे। आज बस इतना ही। और अगला विषय होगा, मैं पहले बता दूं क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अगला विषय होगा एयर इंडिया सेल का। हम उसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जैसे जनरल टॉपिक्स में, जनरल स्टडीज़ में ये भी एक विषय है। हमने ये जीडीपी को ब्रीफली पूरा किया है, इसमें कोई अंत नहीं है। हम किसी भी सब्जेक्ट पर कितना भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि हम पहले एलिमेंट्री और आज जैसे एडवांस्ड थोड़ी सी बात करी है, इसी तरीके से अगला विषय जो होगा वो एयर इंडिया सेल का होगा। हम अगले विषय में फिर मिलेंगे, तब तक बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय, नमस्कार।